Hello students, welcome back in the class. So today we will do question answers, very short question answers of chapter number 3rd, what is government of civics in your class. So you can see here very short answer type questions. Name some institutions that are part of the government. Name some institutions that are the part of the government. हमें उस इंस्टीट्यूशंस के नाम बताने हैं जो सरकार का हिस्सा है. द सुप्रीम कोर्ट, द इंडियन रेलवेज, भारत पेट्रोलियम. आप इनमें से कोई भी दे सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा भी आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ पूछा सम, मतलब 2-3 आप दे सकते हैं. लिस्ट एनी 2 फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार के 2 कोई काम बताइए. सरकार क्या काम करती है? लिस्ट एनी 2 फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. लिस्ट एनी 2 फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार के 2 काम. तो पहला, द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. सरकार क्या करती है? हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है, क्योंकि उसके लिए वो भी लाजमी है. सेकेंड, इट मेंटेन्स द पीसफुल रिलेशंस विद द अदर कंट्री. तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और बड़ा टास्क है कि वो दूसरे देशों के साथ जो उसके संबंध है वो भी उसके पीसफुल, शांतिपूर्ण रहे. नेक्स्ट, नंबर 3rd, व्हाट हैपन्स व्हेन समवन कमिट्स ए क्राइम. क्या होता है जब कोई एक क्राइम करता है? तो शी फाइंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन कोर्ट इन सच सिचुएशन. तो उसके अलावा उसको कोर्ट में ले जाया जा सकता है. अगर कोई भी क्राइम करता है तो उसकी वहाँ पे जजमेंट होती है उसको पनिशमेंट देने के लिए. ये भी प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर, हमारे कानून के अंदर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज देयर नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री. नंबर 4 क्वेश्चन जो है, ये 4 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करने की या प्रोटेक्ट करने की हमारी कंट्री की जो टेरिटरी है उसकी ज़रूरत क्यों होती है. हम रिसोर्सेज को क्यों प्रोटेक्ट करें, टेरिटरी को क्यों प्रोटेक्ट करें, क्यों सुरक्षित करें? तो कहते हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट सो दैट द पीपल कैन फील सिक्योर. ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें. अगर हमारे देश पे कोई हमला करे, कोई भी चीज़ हमें लूटपाट करेगा, शांति फैलाएगा, तो हमारे देश के अंदर अराजकता फैल जाएगी, अशांति फैल जाएगी. तो उसके लिए हमारी टेरिटरी को, हमारी बाउंड्री को सिक्योर करना, हमारे कंट्रोल को रिसोर्सेज करना जो हमारे हैं, हमारे देश के सरकार के अंदर में रहने चाहिए, ताकि वहाँ के रहने वाले जो नागरिक हैं वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें. नंबर 5, एट विच लेवल डज द गवर्नमेंट वर्क. कौन से लेवल पे सरकार काम करती है? द गवर्नमेंट वर्क्स एट द लोकल लेवल, एट द स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल. 3 स्तर हैं सरकार के, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर. स्टेट लेवल गवर्नमेंट, नेशनल लेवल और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है. तो ये तीनों ही गवर्नमेंट्स होती हैं. लोकल गवर्नमेंट के अंदर हम आपके सरपंच, ब्लॉक पे, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक पे अधिकारी आते हैं, और डिस्ट्रिक्ट पे जो भी आपके जिला प्रमुख वगैरह हैं, जिला परिषद हैं, ये सारे, जो प्रधान है, पंचायत समिति पे है, तो ये लोकल गवर्नमेंट आपकी आ जाती है. स्टेट लेवल पे आपके MLAs वगैरह आ जाते हैं और नेशनल पे MPs वगैरह आ जाते हैं. नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अंडर विच सर्कमस्टेंसेस ए पर्सन मे अप्रोच द कोर्ट. कौन सी स्थिति के अंदर कोई भी आदमी जो है कोर्ट के अंदर जा सकता है, कोर्ट को अप्रोच कर सकता है? तो आंसर इस बड़ा सिंपल है. इफ़ ए पर्सन फील्स दैट ए पार्टिकुलर लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड, शी मे अप्रोच द कोर्ट. अगर किसी आदमी को ये लगता है कि सरकार के द्वारा बनाए गए, हमारे संविधान के बनाए गए नियमों कानून के अंदर कोई उल्लंघना हो रही है, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, उनका अनुसरण नहीं किया जा रहा, तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है. व्हाट डज द कोर्ट डू इन सच सिचुएशन. और उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करता है, सरकार, अदालत क्या करती है? द कोर्ट गिव्स ऑर्डर टू द गवर्नमेंट अबाउट व्हाट शुड बी डन. तो कोर्ट, जो अदालत, वो सरकार को आदेश देती है कि उस संदर्भ में क्या करना चाहिए. वो उस मुद्दे पे डिपेंड करता है. नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय मोनार्की. व्हाट डू यू मीन बाय मोनार्की? सिंपल, डेमोक्रेसी का उल्टा, अपोजिट. मोनार्की इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the monarch has the power to make decision and run the government. मोनार्की के अंदर जो राजतंत्र होता है, इसमें क्वीन या किंग के द्वारा रूल बनाए जाते हैं और वो ही पूरे डिसीजन लेता है और सरकार को चलाता वही होता है. यानी कि पूरी सरकार का कर्तव्य सिर्फ एक आदमी के हाथ में, यानी अंडर वन मैन
सारी पावर होती है, तो वहाँ पे उस स्टेट के अंदर क्या होता है, मोनार्क होती है, यानी कि राजतंत्र होता है। डेमोक्रेसी वहाँ हम नहीं कह सकते। डेमोक्रेसी होती है जैसे इंडिया के अंदर इलेक्शन जो होते हैं, जो भी हमारे ऊपर नियम कानून बनाएगा हम चुन के भेजें उनको, तो वो हमारे लिए वोट डाल के हम उसको भेजें, तो वो हमारे लिए क्या होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी है। लेकिन मोनार्क वहाँ होंगे जहाँ पे राजा रानी होंगे, वो अपने मन मर्जी के रूल बनाएंगे और खुद का उनका रूल चलेगा, वहाँ पे मोनार्क होगा। क्वेश्चन नंबर 9, what do you mean by representative democracies? What do you mean by representative democracies? In representative democracies, people do not participate directly, but instead choose their representatives through the election process. Through an election process, these representatives meet and make decisions for the entire population. देखिए, डेमोक्रेसी भी दो प्रकार से हो सकती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे लोग खुद अपने देश के लिए, अपने लिए एक सभा में बैठकर खुद ही डिसीजन ले लें, डिसीजन लेकर के वहाँ पे कहाँ पे स्कूल बनेगा, कहाँ पे पार्क बनेगा, कहाँ पे बिल्डिंग बनेगी, तो हो जाता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर वो होगा जहाँ पे वो खुद डायरेक्ट काम ना करके, खुद जाके डिसीजन ना लेकर के, क्योंकि संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं तो एक जगह इकट्ठे होना, सबकी राय एक हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे भारत की बात करते हैं, यहाँ पे 125 करोड़ लोग हैं, 125 करोड़ लेके एक जगह बैठ कर डिसीजन कैसे ले लेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, खास छोटे छोटे क्षेत्र बनाए जाते हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं, वहाँ से एमएलए और एमपीज को टिकट दी जाती है, वहाँ से लोग जीतते हैं, नुमाइंदे अपने वोट डालते हैं, और वो नुमाइंदा, वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो जा करके असेंबली के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर आप लोगों के लिए, यानी उस पब्लिक के लिए, सिटीजन के लिए कानून बनाते हैं। तो ये भी डेमोक्रेटिक है, लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, इस कारण वहाँ पे पॉसिबल नहीं रहता। उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और इसी को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स दैट ऑल द अडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, यानी कि वयस्क मताधिकार, यानी कि हमारे देश के अंदर या जितने भी लोग अडल्ट होंगे उनको वोट डालने का अधिकार होगा, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म के हों, चाहे वो लड़का हो या लड़की, किसी भी लिंग जेंडर के हों, तो उनको वोट डालने का अधिकार होगा। लेकिन थोड़ी शर्त है कि उनकी एज या तो दे मस्ट बी 18 ईयर ओल्ड और अबव द 18 ईयर, या तो 18 साल या 18 साल से ऊपर। लेकिन अगर आप 17 ईयर के हैं तो वो उसको ये मत का अधिकार नहीं मिलेगा। उसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। नंबर 11, व्हाट वाज फेयर प्रैक्टिस इन गांधीज आइज? गांधी जी के अंदर फेयर प्रैक्टिस क्या है? इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया only a small minority was allowed to vote. It is they who determine the fate of the majority. This very practice was seen unfair practice by Gandhi. मतलब गांधी जी जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने से पहले और या आज़ाद हुआ था उन दिनों के अंदर, ठीक है, 1947 के अंदर, और उससे पहले का जो काल रहा है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे रूल करती थी, तो आसपास ही कुछ और कंट्रियों के अंदर और हमारी कंट्री के अंदर कुछ खास सिस्टम था जिसके अंदर कोई भी अगर बात है, कोई भी डिसीजन लेना, तो उसके अंदर आम गरीब लोगों का, आम तबके के लोगों को या महिलाओं को उसके अंदर शामिल नहीं किया जाता था। या यूँ कह लें कि दूसरे जो कंट्रीज़ और भी थी, उन कंट्रीज़ के अंदर भी जो माइनॉरिटी थी, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, जो लोग धर्म के अंदर या जो किसी जात के बहुत ही कम संख्या के लोग हैं, उनको तो पूछते नहीं थे, मतलब उनकी कोई राय नहीं ली जाती थी। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस को गांधी जी ने अनफेयर प्रैक्टिस कहा है। अभी लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड गांधी जी डिमांड? गांधी जी ने क्या डिमांड की थी? गांधी जी डिमांडेड दैट ऑल अडल्ट्स वेदर रिच और पुअर, एजुकेटेड और लिटरेट हैव द राइट टू वोट। गांधी जी ने कहा था कि चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, जो भी अडल्ट है, वयस्क है, उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है। तो ये 12 क्वेश्चंस जो हैं आपके हो चुके हैं, वेरी शॉर्ट के। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके इस लेसन के, जो लेसन नंबर 3 है 6 के अंदर, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, क्लास 6 के अंदर
तो इसके मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसकी वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और आप नोटबुक में भी उतार सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स एंड बाय।